हाँ वही इसलिए आ जाओ। नहीं नहीं आप आ जाओ। अच्छा एक बार राहुल जी से, माने राहुल जी से, आप कहाँ हैं? अपने जोशी जी, प्रकाश जोशी जी, मैं कर देता हूँ। इनका वो पढ़ देंगे। प्रकाश भाई आ रहे हाँ? मैं माननीय राहुल गांधी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस धरती के सपूत और इस देश के ऊपर जान न्यौछावर करने वाले हमारे शहीदों को स्मरण करते हुए 1971 की लड़ाई में प्रतिभाग करने वाले हमारे इस धरती के वीर सपूतों को मैं माननीय राहुल गांधी से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको सम्मानित करें, एक प्रतीक चिन्ह देकर और एक मोमेंटो देकर। माननीय भाई अब आप संभालें, यही नाम करो। कैप्टन बलवीर सिंह रावत जी। हाँ हाँ पहले आप लेफ्टिनेंट जनरल प्रधानी कैप्टन बलवीर सिंह रावत जी 1971 युद्ध के वेटरन, जिन्होंने पश्चिमी सेक्टर में जंग लड़ी और दुश्मन का सामना किया। राहुल जी उनको सम्मानित करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल MC बदानी जी ट्रेनिंग से तो इंजीनियर थे, पर पहले पूर्वी और फिर पश्चिमी सेक्टर में पोस्टेड रहे। राहुल गांधी जी उनको भी सम्मानित करेंगे। मेजर जनरल लाल जी, ये कोर ऑफ इंजीनियर से रहे हैं और 1971 में जोधपुर से बुलाए गए और भारत माता की सेवा में तैनात रहे और अदम्य साहस का इन सब ने परिचय दिया। मंच पर हमारे तमाम वो पूर्व सैन्य अधिकारी मौजूद हैं। हम सब उनका भी सम्मान करते हैं जिन्होंने 1971 की भारत पाकिस्तान के युद्ध में अपने अदम्य साहस का परिचय दिया और भारत माता की जो इज्जत है वो पूरे विश्व में उन्होंने बढ़ाने का काम किया। हम सब जानते हैं। उसके बाद नाम ले लो, नाम ले तीन हो गए ना, नाम अगले नाम लेते चलिए। हमारे बीच में कर्नल बी जी भी हैं, पठानकोट में पोस्टेड रहे और अपने अन्य साथियों के साथ भारतीय रनवे की सुरक्षा की। कर्नल DK प्रधान जी भी हैं, जो पुंछ में पोस्टेड रहकर 2 बड़ी लड़ाइयों में उन्होंने हिस्सा लिया। लेफ्टिनेंट कर्नल सूरवीर सिंह थापा जी पूर्वी सेक्टर में जाौर में तैनात रहे। लेफ्टिनेंट कर्नल SP शर्मा जी पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही सेक्टर में रहे, देश की सुरक्षा के लिए तैनात रहे। शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट जी जो देहरादून में के यहीं के रहने वाले थे और परिजनों से मिले थे जब उनकी शहादत हुई थी, उनके भी पिता सुरेंद्र बिष्ट जी यहाँ पर है। हम उनका भी यहाँ पर सम्मान, मन से सम्मान और स्वागत करते हैं। बाकी सबको फिर पीछे से करवाना था ना सबको, ये हमारे पीछे से करेंगे और ये कर देंगे ना। धन्यवाद सर। सारे ले दिए थे नाम, नाम बोल दीजिए।
पीछे दो, ये लो। हमारे बीच में ब्रिगेडियर के.जी. बहल जी भी हैं, 1971 के युद्ध में जो एक बहुत ही जिनका, और कैप्टन जगजीत सिंह जी हम सबका सम्मान करते हैं। मेजर जनरल विपिन जी की याद में 2 मिनट का मौन करो। अब मैं यहाँ पर मंच पर मौजूद सभी हमारे सम्मानित आदरणीय नेतागणों से और जनता जो यहाँ पर आई है उन सब से निवेदन करूँगा कि हमारे उत्तराखंड की आन बान और शान जनरल विपिन रावत जी जो कुछ दिन पहले शहीद हुए हैं, उनकी शहादत को नमन करते हुए हम 2 मिनट का मौन करेंगे। सब लोग अपने स्थान पर खड़े होकर जनरल विपिन रावत जी को श्रद्धांजलि देंगे। श्रद्धांजलि है जनरल विपिन रावत जी को, कोई नारे ना लगाए। ओम शांति। अब मैं आदरणीय देवेंद्र यादव जी से, हमारे प्रभारी जी से निवेदन करूंगा कि वो आकर अब मैं उत्तराखंड के प्रभारी श्री देवेंद्र यादव जी से निवेदन करता हूं कि वो आगे की मंच की कार्रवाई को संभालें। मैं माननीय राहुल गांधी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, उत्तराखंड की एक ट्रेडिशन स्वस्ति वाचन जब भी कोई, माननीय राहुल गांधी से रिक्वेस्ट करूंगा कृपया खड़े होंगे। माननीय राहुल गांधी जी सर, कैन यू प्लीज। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणोयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षबीजायत्रा तैरङ्गैतुष्टुवाग्वं सस्तनो बृहस्पते महि देवाहितं यदायो विश्वानि देव सविता दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्नः स्वाहा। ओम मंत्रार्था सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा सत्तूणां बुद्धिनाशस्तु मित्राणाम् उदयस्तव आयु प्रजा धनं विद्या स्वर्ग मोक्ष सुखानि च श्रीरवर्चस्व आयुष्य आयोग्य दीर्घायु राज्य पद प्राप्त्यर्थः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। श्री ब्रह्मवाक्यः जनार्दनः। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। श्रीरस्तु। धन्यवाद, धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। अब मैं माननीय विजयपाल जी पूर्व विधायक गंगोत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मां गंगा के उद्गम स्थल गंगोत्री से जल लेकर आए हैं। माननीय विजयपाल जी आदरणीय राहुल गांधी जी को भेंट करेंगे। थैंक यू। हो गया सर, हो गया। अभी कौन है? बस स्वागत है ना। माननीय अध्यक्ष महोदय जी से रिक्वेस्ट करूंगा और माननीय सीएलपी लीडर कि वो प्रतीक चिन्ह से माननीय राहुल गांधी जी का स्वागत करेंगे। प्रतीक चिन्ह। मैं माननीय अध्यक्ष श्री गणेश गोदयाल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना स्वागत उद्बोधन आकर यहां पर दें। धन्यवाद। धन्यवाद यादव जी। आज इस वीरभूमि और इस देवभूमि उत्तराखंड की पावन धरती पर सन 1971 की जंग में पाकिस्तान की सेनाओं के उन सेनाओं को, विरोधी सेनाओं को, दुश्मन की सेनाओं को घुटने के बल बैठने के लिए मजबूर करने वाले वीर योद्धाओं को नमन करने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए और उस ऐतिहासिक जंग को याद करने के लिए उस समय की राजनीतिक शख्सियत स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की उस इच्छा शक्ति को नमन करने के लिए, भारतीय सेना के शौर्य को नमन करने के लिए आज हमारे वरिष्ठ नेता और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी यहाँ देहरादून परेड ग्राउंड पधार रखे हैं। मैं तमाम कांग्रेसियों की ओर से, तमाम राज्य के उस अंतिम छोर पर बैठे हुए कांग्रेस जन की ओर से भी, तमाम कांग्रेस पीसीसी की ओर से आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मंच पर बैठे हुए हमारे बहुत ही आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, आदरणीय हमारे नेता प्रतिपक्ष भाई प्रीतम सिंह जी, हमारे प्रभारी आदरणीय देवेंद्र यादव जी, और समय की औपचारिकता को ध्यान में रखकर, समय की कमी को ध्यान में रखकर सभी राजनीतिक रूप से सभी हमारे वरिष्ठ नेता लोग, सम्मानित मंच, पूर्व विधायक, पूर्व
वर्तमान विधायक, पूर्व मंत्री, हमारे सह प्रभारी आदरणीय वेणुगोपाल जी जो हमारे महामंत्री हैं संगठन के राष्ट्रीय स्तर पर, और साथ में लेफ्टिनेंट जनरल यहाँ पर बदानी साहब, मेजर जनरल लाल साहब, और उनके साथ तमाम एक और राहुल जी के एक और बैठे हुए हमारे एक से एक बढ़कर सेना के सेना नायक, मैं आप सबका बहुत स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज का दिन है उस ऐतिहासिक घड़ी को याद करने का जिस दिन भारत की सेनाओं ने अपने शौर्य के दम पर, शौर्य की ताकत पर, सेना के शौर्य की ताकत पर और इंदिरा जी की इच्छा शक्ति के बल पर पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। आज पूरा देश राहुल जी की तरफ आशा की निगाह से देख रहा है, उम्मीद की नजरों से देख रहा है, और मेरा विश्वास है कि आप इतने बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर उत्तराखंड से, जगह जगह से, धारचूला से, पौड़ी से, टेहरी से, उत्तरकाशी से, चमोली से, रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून, चंपावत, बागेश्वर, तमाम जगहों से जो लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में आए हैं, वो इसी मैदान में सीमित न होकर पूरे देहरादून में आज ऐसा लग रहा है कि ऐतिहासिक के जनसभा है। इससे पहले ऐसी जनसभा कभी हुई नहीं। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपका कांग्रेस पार्टी के प्रति जो ये निष्ठा है, जो आपका कांग्रेस पार्टी के प्रति ये प्रेम है, राहुल जी के प्रति जो आपका ये प्रेम है, निश्चित रूप में आपका ये प्रेम निश्चित रूप में इस पार्टी को पुनः, जैसे कि एक बार इस देश को बुलंदी पर पहुंचाने का कार्य कांग्रेस ने किया, पुनः उस कार्य के लिए आप लोग पार्टी को तैयार कर रहे हैं, मेरा ये विश्वास है। मैं इस विश्वास को यहां पर व्यक्त करना चाहता हूं। आदरणीय राहुल जी, मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि आपने हमारे इस निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार किया। आज उत्तराखंड, हमारे युवा और यहाँ के किसान आपको धन्यवाद देना चाहते हैं राहुल जी कि आपने किसानों की जो लड़ाई लड़ी और हमारे किसान भाइयों की एकता के साथ आपने जो पहले दिन से किसानों की लड़ाई लड़ी, आज किसान मानता है कि हमारे हितों की अगर कोई रक्षा कर सकता है तो राहुल गांधी जी हैं। आज अगर यहाँ का हमारा पुरोहित समाज अगर विश्वास करता है तो कांग्रेस पार्टी पर इसलिए विश्वास करता है कि हमने जो एक्ट ये सरकार उनके खिलाफ, उनके हितों के खिलाफ लाई थी, वो एक्ट कांग्रेस पार्टी ने उन्हें साथ दिया कि ये एक्ट वापस होना चाहिए, समाप्त होना चाहिए, और सरकार को घुटनों के बल लाने के लिए मजबूर किया। सरकार घुटनों के बल मजबूर हुई और वो एक्ट समाप्त हुआ। राहुल जी, आपका मैं इस रूप में स्वागत करना चाहता हूं। हमें ये एहसास है कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास बलिदान का इतिहास रहा है। कांग्रेस पार्टी में हमारे नेताओं ने आजादी से लेकर और अब तक कितने नेताओं ने अपना बलिदान दिया है इस देश और इस देश की एकता के लिए और अखंडता के लिए। मैं पूछना चाहता हूं, अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले मुझे एक बात समाचार मीडिया के माध्यम से एक बात आई जिसमें कहा गया, जरा ध्यान से सुनिएगा, उस बात में कहा गया कि जब जब औरंगजेब पैदा होता है तब तब शिवाजी पैदा होते हैं, और अगर शिवाजी पैदा होते हैं तो वो इस देश की ताकत है कि इस देश में जब जब अन्याय हुआ, अन्याय के खिलाफ खड़ा होने के लिए शिवाजी पैदा हुए। लेकिन ये बात कहने वाले ये समझ लें कि जब जब कंस पैदा होता है तो उसी कुल में कृष्ण पैदा होते हैं जो उस कंस का नाश करते हैं। कृष्ण भी उसी कुल में पैदा होते हैं। जब जब हिरण्यकश्यप पैदा हुए तब तब प्रहलाद पैदा होते हैं और अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ते हैं, निर्णायक जंग लड़ते हैं। मैं बहुत समय नहीं लेना चाहता, मैं समझता हूं मेरे लिए 7 मिनट का समय नियत हुआ था, लेकिन मेरे प्यारे साथियों, मैं पुनः एक बार सेना के उस शौर्य को नमन करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते
दंडवत करते हुए आप सबका मंच पर बैठे हुए हमारे तमाम उन सेना नायकों का मैं पुनः एक बार आपको दंडवत प्रणाम करता हूं और आप सबका अभिवादन करता हूं। समय की कमी को देखते हुए अपने संबोधन को यहां पर विराम देता हूं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जिनको यहां पर अंदर आने का मौका नहीं मिला, बाहर ही सड़कों पर घूम रहे हैं, उन लोगों को मैं विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूं कि प्लीज बियर विथ अस, कृपया हमारे साथ अपनी सहानुभूति बना के रखिए, क्योंकि ये जगह की कमी हो गई। लेकिन आपका प्रेम राहुल जी के लिए, आपका प्रेम कांग्रेस पार्टी के लिए और आपकी श्रद्धा सेना के हमारे नायकों के लिए जो है वो अक्षुण्ण है और अक्षुण्ण रहेगी। धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद गणेश भाई। अब एक बहुत सुंदर इंदिरा जी की स्मृति में एम सेना के शौर्य के प्रदर्शन का एक बहुत सुंदर वीडियो हमारी टीम ने तैयार किया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया वो वीडियो चलाएं। जब भारत एक युवा राष्ट्र के रूप में उभर रहा था, एक महान लोकतंत्र जिसे एक जबरदस्त लीडरशिप की क़यादत हासिल थी, जो निडर होकर जोरदार तरीके से अपनी बात रखती थी, उस समय हमारे देश को एक बड़ी सैन्य चुनौती का सामना करना पड़ा था। पाकिस्तानी हवाई जहाजों ने हमारे हवाई अड्डों पर बमबारी की। व्यक्तित्व में था दम, लहराया जीत का परचम, और जिस प्रधानमंत्री ने ये सब कर दिखाया उनका नाम था श्रीमती इंदिरा गांधी। पाकिस्तान में लोकप्रिय नेता मुजीबुर रहमान के चुनाव जीतने के बावजूद सेना ने उन्हें सत्ता सौंपने से इनकार ही नहीं किया, बल्कि उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया। इसके अलावा पूर्वी पाकिस्तान में चल रहे आंदोलनों के खिलाफ भी पाकिस्तानी सरकार ने मुहिम छेड़ दी थी। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने पड़ोसी देश में हो रही लोकतंत्र की इस हत्या को लेकर आवाज भी उठाई, लेकिन विश्व समुदाय ने उनकी बात नहीं मानी। मार्च 1971 में पाकिस्तान ने ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया, जिसका मकसद पूर्वी पाकिस्तान के राजनेताओं और अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय को निशाना बनाना था। ऑपरेशन सर्च लाइट में 10 लाख से अधिक लोग मारे गए। जान बचाने के लिए लोग पलायन कर भारत में शरण लेने लगे। इस तरह बेशक 1 करोड़ से अधिक शरणार्थी भारत के लिए एक समस्या बनते जा रहे थे, लेकिन इंदिरा जी का मानवीय दृष्टिकोण उस जन सैलाब को देश से खदेड़ने की इजाजत नहीं दे रहा था। श्रीमती इंदिरा गांधी ने समस्या के समाधान के लिए यूनाइटेड नेशन से भी अपील की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इंदिरा गांधी समझ गई कि भारत को खुद ही इस संबंध में कोई कदम उठाना होगा। उन्होंने भारतीय फौज से बातचीत करके उसे युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश दिया। भारत के आम लोगों ने भी पूर्वी पाकिस्तान के मामले में अपनी प्रिय प्रधानमंत्री का भरपूर समर्थन किया।
इसके अलावा श्रीमती इंदिरा गांधी अलग अलग देशों में जाकर सभी प्रमुख विश्व नेताओं से मिली और उनका समर्थन हासिल करने में भी सफल रहीं। सिर्फ 6 महीने में उन्होंने विश्व समुदाय को अपने पक्ष में मोड़ लिया। अब दुनिया के अधिकांश मुल्क भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के समर्थन में खड़े हो गए थे। भारतीय सेना ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया और सिर्फ 2 हफ्ते में पाकिस्तानी फौज को धूल चटा दी। पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र हो गया और बांग्लादेश के रूप में एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ। इस तरह इंदिरा जी ने हमारे पड़ोस में एक बार फिर लोकतंत्र की बहाली की। जंग में 93,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। इस दौरान श्रीमती गांधी ने अपने पद और गरिमा के अनुसार ही आत्मविश्वास से भरपूर दृढ़ता और व्यवहार कुशलता का परिचय दिया। आखिरकार 3 दशकों के बाद शिमला समझौते से शांति की स्थापना हुई और श्रीमती इंदिरा गांधी एक विश्व स्तरीय लीडर के रूप में प्रसिद्ध हो गई, जिन्होंने अपने पड़ोसी देश को गंभीर संकट से निकालकर सुनहरे भविष्य की राह पर आगे बढ़ाया। वे लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए जी जान से लड़ी। हालांकि पश्चिमी देशों ने उनकी मदद करने से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन पूरा भारत उनके साथ खड़ा था, क्योंकि मानवाधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। आज हम श्रीमती इंदिरा गांधी को उनकी दृढ़ता और उनके जन हितैषी कार्यों के लिए याद करते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी, जिन्होंने भारत को एक स्वतंत्र और गौरवशाली राष्ट्र बनाने में अपना अहम योगदान दिया और विश्व भर में भारत को एक विशेष पहचान दिलाई। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। और अब मैं आमंत्रित करता हूं माननीय प्रीतम सिंह जी, जो सीएलपी लीडर भी है हमारे, माननीय प्रीतम सिंह जी। शहीदों की चिताओं पर हर बरस लगेंगे मेले, वतन पर मर मिटने वालों का यही निशान बाकी है। उत्तराखंड विजय सम्मान रैली में हमारे बीच उपस्थित हम सब के नेता, मेरे बहुत ही सम्मानित आदरणीय राहुल गांधी जी, मंच पर आसीन इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हरीश रावत जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष, मेरे साथी, मेरे सहयोगी गणेश गोदियाल जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संगठन महामंत्री आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी मेरे बहुत ही सम्मानित आदरणीय देवेंद्र यादव जी, यहाँ मंच पर आसीन सेना के वो जाबाज साथी जिन्होंने इस देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए
अपना सर्वोच्च निछावर करने का काम किया। मैं आप सबको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और मंच पर आसीन कांग्रेस के सभी मेरे सम्मानित और वरिष्ठ साथी, यहाँ उपस्थित सम्मानित बुजुर्गवार, सम्मानित मातृशक्ति, मेरे नौजवान साथियों, प्रेस के मेरे सम्मानित साथियों, आज का दिवस विश्व के इतिहास में अपनी अलग पहचान रखने का काम करता है। आज ही के दिन इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में, जनरल मानेकशॉ जी के नेतृत्व में भारत की सेना ने ऐसा पराक्रम दिखाने का काम किया कि पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में विभाजित करने का काम किया। और ऐसा कारनामा ना भूतो ना भविष्यति, ना तो पहले हुआ है और ना ही भविष्य में होने की संभावना है। आज आप हम सब लोग इंदिरा गांधी जी के उस सशक्त नेतृत्व को याद कर रहे हैं, जिस सशक्त नेतृत्व को विश्व जो है इंदिरा गांधी जी को लौह महिला के रूप में पहचानने का काम करता था। और मेरे सम्मानित साथियों, मैं राहुल जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, राहुल जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि राहुल जी ने इस स्वर्ण जयंती को मनाने के लिए उत्तराखंड की सरजमी को चुनने का काम किया। राहुल जी, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। मेरे सम्मानित साथियों, यह उत्तराखंड राज्य छोटा जरूर है, लेकिन इस राज्य को पूरी दुनिया के अंदर सैन्य प्रदेश के रूप में जाना जाता है। और मुझे कहते हुए फक्र होता है कि उत्तराखंड के सेना के जवानों ने इस देश की सरहदों की सुरक्षा करते हुए अपना बलिदान देने का काम किया है और मैं उनके बलिदान को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और साथियों, कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी आज हमारे बीच में हैं और राहुल जी का और इस उत्तराखंड का और देहरादून का चोली दामन का साथ है और चोली दामन के साथ को कभी अलग नहीं किया जाता है। इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने देश की आजादी की जंग लड़ते हुए इसी देहरादून की जेल में डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखने का काम प्रारंभ किया। इंदिरा जी लगातार अपना प्यार और स्नेह हमको देने का काम करती रही और राजीव जी, जिन्होंने यहां से शिक्षा ग्रहण करके देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते हुए 21वीं सदी के भारत के निर्माण की नींव रखने का काम किया। और आज राहुल गांधी जी हमारे बीच में विराजमान है। राहुल गांधी जी ने अपनी शिक्षा यहीं पर पूरी करने का काम किया और राहुल जी का और हमारा इस उत्तराखंड का जो साथ है, मैं समझता हूं कि कोई ताकत इसको अलग नहीं कर सकती है। और साथियों, आज आपसे कहना चाहता हूं कि राहुल जी, आज ये प्रदेश जिस कठिन दौर से गुजर रहा है, आज उत्तराखंड के लोग आपकी ओर आशा भरी निगाह से देखने का काम कर रहे हैं। आज किसान हताश है, निराश है, किसानों को सड़कों पर संघर्ष करने का काम करना पड़ रहा है। सत्ता में बैठे हुए लोगों ने किसानों के ऋण माफी का वादा किया था, लेकिन सरकार ने उस वादे को पूरा नहीं किया। और बेरोजगार साथियों को रोजगार देने का वादा
सत्ता में बैठे हुए लोगों ने किया था और आज हम चुनाव की दहलीज पर खड़े हैं, लेकिन बेरोजगार साथियों को रोजगार नहीं मिला है। सत्ता में बैठे हुए हुक्मरानों ने, नौजवान साथी जब रोजगार मांग रहे थे तो पुलिस बल के माध्यम से उनका दमन करने का काम किया। और इन विषम परिस्थितियों में कांग्रेस के तमाम साथी, चाहे किसानों की बात मैं करूं, चाहे बेरोजगार साथियों की मैं बात करूं, उनके साथ लाभबद्ध होने का काम किया और उनके साथ खड़े होने का काम किया है। आज महंगाई अपने चरम पर है, गरीब आदमी का जीना दुर्लभ हो गया है। ये हालात, ये स्थिति सत्ता में बैठे हुए लोगों ने इस प्रदेश की कर दी है। कोरोना की महामारी से लड़ने में सरकार पूरी तरीके से अक्षम साबित हुई है। सरकार सर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। इस सरकार को खनन माफिया, भू माफिया, शराब माफिया संचालित करने का काम कर रहे हैं। ये हालत, ये स्थिति सत्ता में बैठे हुए लोगों ने इस प्रदेश की कर दी है। और आज उत्तराखंड के लोग आपकी ओर देखने का काम कर रहे हैं, आपकी ओर देखने का काम कर रहे हैं कि आप आज इस मंच के माध्यम से उत्तराखंड के लोगों को एक नई दिशा देने का काम करें। ये गुजारिश और ये निवेदन आज मैं आपसे करना चाहता हूं। और मेरे सम्मानित साथियों, हम आपसे वादा करते हैं कि 2022 में जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो सरकार बनने के बाद निश्चित रूप से हम आपसे कहना चाहते हैं कि हम बेरोजगारी को दूर करने का काम करेंगे, हम महंगाई के खिलाफ जंग लड़ने का काम करेंगे और साथ ही साथ आपसे वादा करते हैं कि हम 2022 में इस उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का काम करेंगे और साथ ही साथ लोकायुक्त देने का भी काम करेंगे। ये वादा आज हम आपसे करते हैं। मैं पुनः राहुल जी, आपका देहरादून आगमन पर, इस उत्तराखंड की सरजमी पर अपनी ओर से तमाम कांग्रेस जनों की ओर से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हुए अपनी बात विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। भारत माता के, भारत माता के। अब मैं आमंत्रित करता हूं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, हम सबके सम्मानीय आदरणीय हरीश रावत जी। माननीय राहुल जी, मंचासीन हमारी महान सैन्य परंपरा के सभी प्रतीक पुरुष, मंचासीन कांग्रेस का सारा शीर्ष नेतृत्व, बहनों और भाइयों, मैं आप सबको प्रणाम करते हुए आप सबकी तरफ से उत्तराखंड के गांव-गांव में आज राहुल जी की इस रैली पर टकटकी लगाकर देखने के लिए बैठे हुए सभी भाई बहनों की तरफ से राहुल जी आपका बहुत 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 स्वागत करता हूँ। हम अभिभूत हैं, आप हमारी महान सैन्य परंपरा को एक महान ऐतिहासिक दिन के मौके पर प्रणाम करने और उसका अभिवादन करने के लिए यहाँ पधारे। एक अजीब रिश्ता है आपके बीच में और बलिदानी लोगों के बीच में। 1971 की लड़ाई में हमारे 250 से ज़्यादा वीर सैनिक शहीद हुए, सैकड़ों घायल हुए। वीरता का नया इतिहास बना। आज उस इतिहास के उन पन्नों में हमारी वीरता की परंपरा की गाथा को लिए हुए महावीर दीवान सिंह दानू के बेटे भतीजे भी यहाँ पर आए हैं, जो पहले महावीर चक्र थे। तो दूसरी तरफ अभी एक नौजवान ऑफिसर चित्रेश बिष्ट शहीद हुए थे, जिनके घर आप सांत्वना देने पहुंचे थे। उनके पूज्य पिता भी इस मंच पर आसीन हैं। हमारी बलिदानी परंपरा यहाँ पर आसीन है। वो आपसे कहने के लिए आई है कि हम
आपके बलिदान के रिश्ते को समझते हैं। वो कहने के लिए आई हैं कि आप ये अभूतपूर्व क्षण जब हम दुनिया के नक्शे पर एक नया इतिहास बना सके, एक अभूतपूर्व सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए एक नए देश का उद्भव कर सके, वो तब संभव हुआ जब हमारे साथ इंदिरा गांधी जैसा अभूतपूर्व नेतृत्व था, जिसकी ललकार ने अमेरिका के 7वें बेड़े को बंगाल की खाड़ी छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। राहुल जी, इस धरती का आपसे बहुत प्यार का भी नाता है। जब हम विपत्ति में थे, जब केदारनाथ की त्रासदी में सारा उत्तराखंड त्राहिमाम कर रहा था, आप अकेले राष्ट्रीय नेता थे। राहुल गांधी अकेले राष्ट्रीय नेता थे जो हमारी धरती पर आए और जिन्होंने हमारे आंसू पोंछने का काम किया, हमारे आंसू पोंछने आए। जब मैं यहां मुख्यमंत्री बनकर के आ रहा था, राहुल जी ने मुझसे कहा, केवल एक दायित्व सौंप रहा हूं कि केदारनाथ की त्रासदी के दाग घाव मिटने चाहिए, पुनर्वास होना चाहिए, पूर्ण पुनर्निर्माण होना चाहिए। राहुल जी, आज तो लोग हमारी बनाई गुफाओं में योग करने भी आ रहे हैं। वो तभी आ पा रहे हैं जब आपकी सरकार ने 2015-16 में वो अभूतपूर्व काम करके दिखाया कि आज एक भी शिकायतकर्ता नहीं मिलता कि केदारनाथ त्रासदी में हमारी उपेक्षा हुई, हमको लाभ नहीं पहुंचा। आज हमारे तीर्थ पुरोहित आपको धन्यवाद देने के लिए आए, इसलिए आए कि इनकी लोकतांत्रिक लड़ाई को कांग्रेस ने लड़ा, कांग्रेस ने केदारनाथ बनाया, और हमारे बाद जो लोग आए उन्होंने हमारी परंपराओं को, हमारे मंदिरों की स्वायत्तता को छीनने का काम किया। और एक अभूतपूर्व लोकतांत्रिक लड़ाई जिस तरीके से आपके नेतृत्व में किसानों ने लड़ी और जीती, उसी तरीके से देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ भी इस उत्तराखंड की धरती में एक अभूतपूर्व लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ी गई, और हम कांग्रेस के लोग अपने तीर्थ पुरोहितों के साथ उस लड़ाई को जीतने में सफल हुए हैं। आज वो आपको धन्यवाद देते हैं, सब लोग, सब धन्यवाद देने के लिए आए। राहुल जी, आपने उस समय हमको सहारा दिया जब हमारी अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही थी, पर्यटन नहीं चल पा रहा था, 4 धाम यात्रा को एक स्टार्टअप की जरूरत थी। आप पैदल चल करके केदारनाथ गए, आपने भोले से क्या मांगा ये तो आप और भोले जाने, मगर हमको सब कुछ मिल गया। और उसके बाद एक टर्न अराउंड शुरू हुआ, हमारी लस्त पस्त बढ़ी हुई अर्थव्यवस्था फिर से पुनर्जागृत हो गई, पर्यटन फिर से चल पड़ा, और उत्तराखंड आर्थिक रूप से उठ करके खड़ा हो गया। राहुल जी, आज हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप हमारी प्रेरणा बनकर इस संघर्ष में हमारे साथ आए हैं। आप हमारे सेनापति हैं इस लड़ाई के, आप लोकतांत्रिक लड़ाई के सेनापति हैं। देश के अंदर कोई ऐसा दूसरा नेता नहीं है जो सत्ता की आंखों में आंखें डालकर उनको ललकारने का काम कर रहा हो। ये काम राहुल गांधी जी आप कर रहे हैं। हम वीरता के पुत्र हैं और हम आपकी इस सूरवीरता को, आपकी राजनीतिक शक्ति को प्रणाम करते हैं। एक बार मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं, जरा हाथ उठा करके, ताली बजा करके राहुल जी की इस लोकतांत्रिक प्रतिपक्ष के नेता के रूप में जो अभूतपूर्व शक्ति वो भारत के लोकतंत्र को देने की काम कर रहे हैं, आज लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में आप सबसे अग्रगणी सैनिक हैं, और ये सैनिक धरती का उत्तराखंड आपको आपकी इस लड़ाई में बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं देने का काम करता है। राहुल जी, हमारा वादा है आपसे, हम सब लोग एकजुट होकर, सारे कांग्रेस जन, ये तो केवल अपने साथियों के नेतृत्व के प्रतीक के रूप में यहाँ पर आए हैं, और मैं जान लूं तुम लोग बहुत कष्ट उठे हुए, बहुत अब सब दूर दूर बटे अपन पैंस खर्च पे
कष्ट उठे हुए यज्ञ आया था। मैं आप सबको हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं आप सबसे राहुल जी की उपस्थिति में पूरे कांग्रेस का वादा दोहराना चाहता हूं। हम उत्तराखंड को एक बेरोजगारी मुक्त उत्तराखंड के रूप में बढ़ाएंगे। हम किसानों के, हमारे दूर हरिद्वार के लोग आए हैं, किसान भाई आए हैं, उधम सिंह नगर से आए हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कांग्रेस आएगी, आपके बोझ को घटाएगी। मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूं महंगाई के बोझ से आपकी रसोई करा रही है, हम आपके महंगाई के बोझ को भी बांटने का काम करेंगे। मैं राहुल जी आपसे बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं 2016 में हमारी सरकार देश की पहली ऐसी सरकार थी जिस सरकार ने सैनिकों के कल्याण के लिए, अपने सैनिकों की भलाई के लिए, पूर्व सैनिकों की भलाई के लिए, सेवारत सैनिकों के परिवारों की सुरक्षा के लिए कई ऐसे उपाय किए थे जिनकी सर्वत्र सराहना हुई थी। हम फिर से अपनी उस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अपने सैनिक भाइयों, पूर्व सैनिक भाइयों, अपने पैरामिलिट्री फोर्सेस के भाइयों, उन सब बलिदानी परिवारों का कांग्रेस ख्याल रखेगी जिनका बलिदान हम सबका सामूहिक गौरव है। हम अपनी सैन्य परंपरा का भी सम्मान करने का काम करेंगे। मैं अपनी बहनों से जो आज दूर दूर से यहाँ आई हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि हमने महिला सशक्तिकरण का 2014 में एक नया युग प्रारंभ किया था, जिसको बीच में हमारे बाद आने वालों ने एक एक योजना को बंद करके उसको खत्म कर दिया, उसको रोक दिया। हम सत्ता में फिर आएंगे, कांग्रेस आएगी तो हम महिला सशक्तिकरण का एक नया चैप्टर प्रारंभ करने का काम करेंगे। आर्थिक सशक्तिकरण के लिए हम उत्तराखंड को राहुल जी एक महिला आर्थिक सशक्तिकरण के मॉडल के रूप में विकसित करने का काम करेंगे, उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हम आपसे वादा करना चाहते हैं राहुल जी, आप कांग्रेस की सरकार लाइए। आपकी सरकार दलितों, पिछड़ों, कमजोरों के लिए, आज हमारे भाई बहन कोई गौरा देवी के लिए तड़प रहा है, कोई पेंशन के लिए तड़प रहा है, कोई सहारे के लिए तड़प रहा है। आपकी सरकार 2014, 15, 16 की तरीके से फिर से गरीबों का, कमजोरों का, निशाए लोगों का, सहारा ढूंढने वाले लोगों का सहारा बनेगी, उनका संबल बनने का काम करेगी। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम सब वो करेंगे जिससे उत्तराखंड को एक मॉडल स्टेट के रूप में हम विकसित करने का काम कर सकें। एक ऐसे स्वावलंबी राज्य के रूप में हम छोटे से इस राज्य को विकसित करेंगे जो अपनी उत्तराखंडियत पर गर्व करेगा, जो अपने राज्य आंदोलन की उन परंपराओं को मडवा झुमरा खाएंगे, उत्तराखंड को बनाएंगे कि परंपरा को कायम रखते हुए जो पलायन गांव से हो रहा है खेलने के लिए सकारात्मक कार्य योजना को आगे बढ़ाने का काम करेगा। मैं आपका फिर से सारे कांग्रेस परिवार की तरफ से, सभी नेतागणों की तरफ से, सारे उत्तराखंड के जनमानस की तरफ से, आप अकेले कांग्रेस की धरोहर नहीं है राहुल जी, आप इस देश की धरोहर हैं। अब तो आप हमारी संवैधानिक परंपराओं की धरोहर हैं। अब तो आप भारत के लोकतंत्र की धरोहर हैं, संसदीय लोकतंत्र की धरोहर हैं। और हम सब करतल ध्वनि से ताली बजा करके दूर दूर तक, जहां जहां तक आप हैं, ताली बजा करके राहुल गांधी जी का अभिवादन करें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंडियत। भारत माता की, भारत माता की, जय जवान, जय जवान। और अब हम सबके इंतजार की वो घड़ी आ गई है। मैं आमंत्रित करता हूं उस शख्सियत को जिनके मनोभावों को मैं इस रूप में आपके सामने रख रहा हूं कि जिनके मन में ये भाव हैं कि न तो अहम कामये राज्यम, न स्वर्ग न पुनर्भवम, कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आर्तनाशनम। जो दुख में तपते हुए लोगों के दुख को दूर करना चाहते हैं, शोषण मुक्त समाज के स्वप्न दृष्टा
आदरणीय राहुल गांधी जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप आएं और हम सबको संबोधित करने का कष्ट करेंगे। केसी वेणुगोपाल जी, देवेंद्र यादव जी, गणेश गोडियाल जी, प्रीतम सिंह जी, हरीश रावत जी, प्रदीप टमटा जी, स्टेज पे हमारे सब एक्स सर्विसमैन, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, भाइयों और बहनों, प्रेस के मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। कुछ दिन पहले हेलीकॉप्टर में रावत जी की मृत्यु हुई, उनकी पत्नी और आर्मी के बाकी लोगों की मृत्यु हुई, उनकी आज हम याद करते हैं। जब मैं यहां आ रहा था, मैं सोच रहा था कि उत्तराखंड के साथ मेरा क्या रिश्ता है, और याद आया कि जब मैं छोटा था, डून स्कूल में पढ़ा करता था, आपके साथ 2-3 साल रहा और आपने उस समय मुझे बहुत प्यार दिया। फिर सोचा और एक और बात याद आई, और शायद ये मेरे परिवार का और उत्तराखंड का रिश्ता है। मुझे वो दिन याद आया 31 अक्टूबर, जब मेरी दादी इस देश के लिए शहीद हुई, और मुझे फिर 21 मई याद आया, जिस दिन मेरे पिता इस देश के लिए शहीद हुए। कुर्बानी का रिश्ता है मेरा और आपका। जो कुर्बानी उत्तराखंड के हजारों परिवारों ने दी है, वो ही कुर्बानी मेरे परिवार ने दी है। और जो यहां लोग खड़े हैं, जिन्होंने अपना खून खोया है, अपना खून दिया है, वो इस रिश्ते को बहुत अच्छी तरह समझेंगे। मगर और जो सेना में है, एयरफोर्स में, नेवी में, उन परिवारों को ये बात बहुत गहराई से समझ आएगी। पिता को खोना
भाई को खोना आप लोग जानते हो, समझते हो। मगर जिस परिवार ने ऐसी कुर्बानी नहीं दी, जिस व्यक्ति ने ऐसी कुर्बानी नहीं दी, उनको यह बात समझ कभी नहीं आ सकती। ये आपने देश को दिया है। आप कहते हो, कभी कभी मैं यहां आता हूं, आप कहते हो कि हमारे लोग बॉर्डर पे खड़े होते हैं, हमारे लोग सेना में, एयरफोर्स में, नेवी में। आपको दूसरे तरीके से बोलना चाहिए। आपको यह बोलना चाहिए कि उत्तराखंड ने हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा अपना खून दिया है और देता रहेगा। बांग्लादेश की लड़ाई हुई, तेरह दिन में पाकिस्तान ने अपना सिर झुका दिया। आमतौर से युद्ध 6 महीने, 1 साल, 2-3 साल चलता है। अमेरिका ने अफगानिस्तान को हराने के लिए 20 साल लगा दिए। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को 13 दिन में हरा दिया। मगर हमें भूलना नहीं चाहिए, और जो बांग्लादेश में 1971 में हुआ, उसे गहराई से समझना चाहिए। हुआ क्या, मैं आपको बताता हूं। एक तरफ हिंदुस्तान एक होके, एक आवाज के साथ सब मिलकर खड़ा हुआ। कोई कहता है सेना ने लड़ाई जितवाई, कोई कहता है पॉलिटिकल लीडरशिप ने लड़ाई जितवाई, कोई कहता है नेवी ने लड़ाई जितवाई, कोई कहता है एयरफोर्स ने लड़ाई जितवाई। नहीं, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति ने, हर जात ने, हर धर्म में एक साथ मिलकर पाकिस्तान को हराया। लाखों परिवारों ने अपने घर से सोना हिंदुस्तान की सरकार को दिया। बिना बहाने, बिना एक शब्द, बिना मांगे, लाखों लोगों ने अपना सोना, घर का सोना सरकार को दे दिया। और यहां स्टेज पे हमारी लीडरशिप बैठी है। जो सेना और बॉर्डर पे जाके लड़े, इन्होंने भी ऐतिहासिक काम किया। मगर भाइयों और बहनों, भूलिए मत, अगर हिंदुस्तान बटा होता, अगर हिंदुस्तान के लोग एक दूसरे से लड़ रहे होते, तो 13 दिन में जीत नहीं हो सकती थी। दूसरी बात, 13 दिन में जीत क्यों हुई? क्योंकि भाई और बहनों, पाकिस्तान बटा हुआ था। पाकिस्तान के अंदर लड़ाई थी। ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के अंदर लड़ाई थी। पाकिस्तान कमजोर था।
यह सबसे जरूरी लेसन है। जब हिंदुस्तान एक होकर खड़ा होता है, एक आवाज से बोलता है, तो अमेरिका की 7th फ्लीट घूमकर वापस चली जाती है। कोई खड़ा नहीं हो सकता इस देश के सामने अगर यह देश एक साथ मिलकर एक आवाज के साथ बोलता है। कोई शक्ति नहीं है दुनिया में। भाई और बहनों, दुख की बात क्या है? आज देश को बांटा जा रहा है, देश को कमजोर किया जा रहा है, कमजोर किया जा रहा है। एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाया जा रहा है, एक भाई दूसरे भाई को डरा रहा है, कमजोर लोगों को मारा जा रहा है, और पूरी की पूरी सरकार 2-3 लोगों के लिए, 2-3 पूंजीपतियों के लिए चलाई जा रही है। तीन बिल, काले कानून, किसानों के खिलाफ, उनकी मदद करने के नहीं, उनको खत्म करने के लिए बनाए गए। पूरे देश के किसान खड़े हुए, एक साथ खड़े हुए, पीछे नहीं हटे। देखिए क्या शक्ति है उनमें, डरे नहीं, पीछे नहीं हटे। एक साल बाद प्रधानमंत्री कहते हैं, हाथ जोड़ के कहते हैं, गलती हो गई, माफी मांगता हूं। और फिर माफी मांगने के बाद जो 700 किसान शहीद हुए, उनके बारे में बीजेपी के लोग पार्लियामेंट में कहते हैं कि कोई शहीद नहीं हुआ, एक किसान की मृत्यु नहीं हुई। पंजाब की सरकार ने 400 किसानों को कंपनसेशन दिया। मैंने लिस्ट निकालकर पार्लियामेंट में रख दी, कहा ये देखो, ये है पंजाब के 400 किसान, हरियाणा के 70 किसान, इनको आप कंपनसेशन दीजिए। कंपनसेशन तक नहीं दी। किसके लिए काम किया जा रहा था? भाई और बहनों, यह गलती नहीं थी, यह साजिश थी। किसके लिए किया जा रहा था? दो उद्योगपतियों के लिए, 2-3 उद्योगपतियों के लिए। हिंदुस्तान के हर एक किसान की आमदनी की मेहनत उनसे छीनी जा रही थी। कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई, किसान खड़े हुए, बाकी विपक्ष के लोग खड़े हुए, इसीलिए प्रधानमंत्री ने माफी मांगी। अब सुनिए, ठहरिए, देखिए, डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी, उसके बाद गलत जीएसटी, उसके बाद कोरोना के समय हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपतियों को टैक्स माफ, मगर मजदूरों को बस या ट्रेन का टिकट नहीं दिया। ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? भाइयों और बहनों, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो गलत जीएसटी हो, चाहे कोरोना में जो सरकार ने एक्शन लिए वो हो, ये तीनों काम हिंदुस्तान के जो छोटे बिजनेस वाले हैं, मिडिल साइज बिजनेस वाले हैं, किसान हैं, मजदूर हैं,
इन पर हिंदुस्तान के सबसे बड़े 2-3 पूंजीपति का आक्रमण है। यहां से लोगों का प्लान होता है, क्योंकि उत्तराखंड में आपको रोजगार नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, यह सवाल आपको पूछना है। इसका कारण यह है कि जो आपको रोजगार दे सकते हैं, छोटे बिजनेस वाले, मिडिल साइज बिजनेस वाले, दुकानदार, उनको नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने नष्ट कर दिया है, खत्म कर दिया है। नोटबंदी, जीएसटी, ये हथियार हैं भाई और बहनों, ये पूंजीपति के हथियार हैं। नरेंद्र मोदी जी इंप्लीमेंटर हैं, वो उनका है। और आप देख लेना, जब तक दिल्ली से बीजेपी की सरकार नहीं हटेगी, तब तक इस देश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता जाएगा, छोटे दुकानदार, मिडिल साइज और स्मॉल साइज बिजनेसेस बंद होते जाएंगे। एयरपोर्ट, पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, माइंस, सब का सब उन्हीं 3-4 लोगों के हाथ में जाता जाएगा। और आप लिख के ले लो, यह देश अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे पाएगा। तो एक तरफ आप देश को बांटते हो, और दूसरी तरफ जो देश की आर्थिक शक्ति है, उसको आप नष्ट करते हो। भाइयों और बहनों, यह मत सोचिए कि हिंदुस्तान मजबूत हो रहा है, गलतफहमी में मत रहिए। हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, तोप से देश मजबूत नहीं होता। देश मजबूत जब होता है जब देश का नागरिक मजबूत होता है, जब देश की जनता बिना डरे, बिना झिझके, बिना घबराए काम कर सकती है, जब देश की आवाज देश में चारों तरफ आसानी से बिना डरे बोल सकती है, तब देश मजबूत होता है। भाइयों और बहनों, बांग्लादेश लड़ाई के समय देश मजबूत था, हमारे इंस्टीट्यूशंस मजबूत थे, सेना और सरकार के बीच में जबरदस्त रिश्ता था। सरकार सेना की सुनती थी, सेना सरकार की सुनती थी, एक दूसरे का आदर करती थी, कम्युनिकेशन था। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था मजबूत थी, इसीलिए पाकिस्तान को 13 दिन में हराया। आज वो हालत नहीं है। हमारे मीडिया वाले कुछ भी कह लें, राफेल हवाई जहाज के जितनी भी फोटो दिखा दें, भाई और बहनों, हवाई जहाजों से ये कांग्रेस पार्टी में और बीजेपी में फर्क है। हम आपकी कुर्बानी पहचानते हैं, समझते हैं। जो आपने सहा है, हमने सहा है।
मैंने आपको बताया, मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकता हूं जब मुझे स्कूल में बताया गया कि इंदिरा गांधी जी को 32 गोलियां लगी हैं। मैं भूल नहीं सकता। और वैसे ही उत्तराखंड में हजारों परिवार हैं जिनके घर में फोन आया, पापा शहीद हो गए, चाचा शहीद हो गए। रिश्ता है आपके बीच में, मेरे बीच में, इसलिए मैं खुल के बोल सकता हूं आपके साथ। और आप बोल रहे हो देखो मैं आपको बताता हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मगर देखिए आपने इंदिरा जी का नाम लिया। आज फंक्शन हुआ है, बांग्लादेश लड़ाई का फंक्शन हुआ है दिल्ली में, उसमें इंदिरा गांधी का नाम तक नहीं है। जिस महिला ने 32 गोली खाई, इस देश के लिए 32 गोली खाई, उनका नाम तक नहीं है, इनविटेशन में नाम तक नहीं है। क्योंकि सच्चाई से भाइयों और बहनों सरकार डरती है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम हो या ना हो। मैं जानता हूं इंदिरा गांधी जी ने इस देश को अपना खून देकर क्या किया, मैं जानता हूं, मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं। चुनाव है, मैं आपको 2-3 चीजें कहना चाहता हूं। आपके सामने सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। आपके लोग यहां से पलायन करते हैं, बाकी प्रदेशों में जाते हैं। और आपकी दूसरी मुश्किल, दूसरी कठिनाई, महंगाई। महंगाई के बारे में दो चीजें कहना चाहता हूं। महंगाई क्यों है? देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल, तेल के दाम नीचे गिरते जा रहे हैं। हिंदुस्तान में, दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स पेट्रोल पे हिंदुस्तान में है। 10 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने आपसे छीनकर हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों का कर्जा माफ किया है। रोज आप याद रखिए, आज जब आप जाएंगे स्कूटर में, गाड़ी में पेट्रोल भरेंगे, तो आप याद रखना, जो आपके जेब में से पैसा निकल रहा है वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों के जेब में सीधा जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि वो 2-3 अरबपति नरेंद्र मोदी जी की मार्केटिंग करते हैं। आपके जेब में से पैसा निकलता है पेट्रोल पंप में, सीधा वो पेट्रोल पंप से इनके जेब में जाता है, और ये नरेंद्र मोदी जी की मार्केटिंग नरेंद्र मोदी जी के लिए करते हैं। आपने देखा होगा गंगा में बहुत लोगों ने स्नान किया, मगर ऐसा लगता है कि इतिहास में सिर्फ एक व्यक्ति ने गंगा में स्नान किया है, वो नरेंद्र मोदी, और किसी ने नहीं किया। बस एक व्यक्ति। और कोई गंगा में स्नान नहीं करता। वहां पे भैया योगी जी
योगी जी को परमिशन नहीं दी, बाकी को छोड़ो। राजनाथ सिंह जी, योगी ना, आप लोग परे हो जाओ, इस साइड खड़े हो जाओ। नरेंद्र मोदी जी स्वयं एक ही हिंदुस्तानी है जो गंगा में स्नान कर सकता है। चलिए, रोजगार उत्तराखंड में जब आएगा, जब छोटे और मिडिल साइज बिजनेस वालों की मदद होगी, रोजगार जब आएगा, जब किसानों की रक्षा होगी और किसानों को नई टेक्नोलॉजी का फायदा दिया जाएगा। 2-3 पूंजीपति को पूरा का पूरा धन देने से उत्तराखंड आगे नहीं जा सकता। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि जब यहां कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, किसानों की रक्षा होगी, उनकी पूरी मदद होगी। कानून बनाए जाएंगे तो उनके लिए बनाए जाएंगे, 2-3 पूंजीपति के लिए नहीं बनाए जाएंगे। और जो हमारे युवा हैं, जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस वाले हैं, जो दुकानदार हैं, उनको सरकार पूरी सहायता देगी। और एक बार फिर आपके इस प्रदेश में रोजगार पैदा होना शुरू होगा। आप सब आए, दूर दूर से आए, इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद। राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, जय जवान, जय जवान। मैं राहुल जी का उनके संबोधन के लिए बहुत ही सब यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों की ओर से, उत्तराखंड के दूर दूर से पधारे हुए सभी लोगों की ओर से हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने जब तक राहुल जी का भाषण जारी था, आप लोग तन्मयता से उनका भाषण, अंतिम स्थान पर बैठा हुआ व्यक्ति भी उनका भाषण सुन रहा था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी लोगों से निवेदन है कि जो साथ में आए हैं वो सब अपने, जब तक सभी लोग एक साथ नहीं हो जाते तब तक गाड़ियों को आगे न बढ़ाएं। सब लोग अपने साथियों को साथ लेकर गाड़ियों में आगे बढ़े। सुरक्षित आप यात्रा आपकी पूरी हो, मेरी शुभकामनाएं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
है।